हे गाइस, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइट। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो हमें एक चेस बोर्ड दिया हुआ है और चेस बोर्ड का डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 5x5 का चेस बोर्ड लिया है और उस चेस बोर्ड में किसी एक प्लेस पे एक नाइट है। नाइट जिसे हम हिंदी में घोड़ा भी कहते हैं और वो 2.5 कदम चलता है। तो ये डेटा हमें दिया हुआ है, हमें चेस बोर्ड का डायमेंशन दिया हुआ है, हमें नाइट का पोजीशन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पे चलने से पहले हम ये देख लेते हैं कि नाइट कैसे चलता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट अगर इस प्लेस पे है तो वो 2.5 कदम चलता है ना, तो वो ऊपर जाके लेफ्ट जा सकता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस माने और वर्टिकल को वाई एक्सिस माने तो एक्स एक्सिस -1 हो रहा है और वाई एक्सिस +2 हो रहा है। तो ठीक है, ये उसका एक मूव हो सकता है। और क्या हो सकता है, वो ऊपर जाके राइट जा सकता है, वो राइट जाके ऊपर जा सकता है, वो राइट जाके नीचे जा सकता है, वो नीचे जाके राइट जा सकता है, नीचे जाके लेफ्ट जा सकता है, लेफ्ट जाके नीचे जा सकता है या फिर लेफ्ट जाके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी नाइट के 8 मूव हो सकते हैं, 8 पॉसिबल मूव्स। वो इन 8 डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है। लेकिन उसमें भी कैच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन 8 में से 6 मूव तो वैलिड है, मतलब वो बोर्ड के अंदर है। लेकिन 2 मूव बोर्ड के बाहर चल जा रहा है, उन्हें हम इनवैलिड मूव्स काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन में सिंपल हमसे पूछा ये है कि ये इस बोर्ड में आप ये बताओ कि अगर एक नाइट के स्टेप चल सकता है तो के स्टेप चलने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक वैलिड बॉक्स में होगा। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके वैलिड मूव्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने जैसे कि देखा कि यहाँ पे ये दोनों मूव्स इनवैलिड हो गए और बाकी 6 मूव्स वैलिड हैं। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है कि वैलिड आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो इसीलिए इस एग्जाम्पल में प्रोबेबिलिटी ऑफ वैलिड स्लॉट क्या होगा, 6/8, 6/8। क्यों? क्योंकि टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स थे। ये जो नाइट है वो 8 में से किसी एक डायरेक्शन में जा सकता था, जिसमें से वैलिड 6 ही हैं, बाकी 2 तो इनवैलिड हो गए। तो ये है एक हमारा सिंपल से एग्जाम्पल। इस नाइट के पास अगर एक ही मूव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वैलिड स्लॉट होगा 6/8। मतलब वो 8 डिफरेंट मूव्स का चल सकता है लेकिन उसमें से वैलिड 6 ही होंगे। तो ये था एक सिंपल सा हमारा एग्जाम्पल। अब ये तो था एक स्टेप के लिए। अगर इसी नाइट के क्वेश्चन में बोला है कि 3 स्टेप चल सकता है तो हमें फिर से सारे पॉसिबल आउटकम्स देखने होंगे, उसमें से वैलिड आउटकम्स निकालने होंगे कि कौन कौन से वैलिड आउटकम है। ये एग्जाम्पल है एवेंजर का। डॉक्टर स्ट्रेंज ने सारे पॉसिबल आउटकम्स देखे थे और उसमें से फाइंड आउट किया था कि एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें एवेंजर्स थैनोस को हरा देंगे। तो हमें भी कुछ वैसा ही करना है। तो चलिए हम करते हैं। अब ऑल पॉसिबल आउटकम्स चाहिए ना हमें सबसे पहले। तो देखिए अगर हमारे पास एक ही स्टेप है तो हमने देखा कि 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। वो घोड़ा जो है अगर उसको एक ही स्टेप चलना है, एक ही मूव चलना है, तो वो आठों में से 8 डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है। तो इसीलिए अगर एक ही स्टेप है घोड़े के पास तो वो 8 पॉसिबल आउटकम्स हुए हमारे पास। अगर घोड़े के पास 2 स्टेप्स हैं तो वो पहले तो 8 डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है। वहां पे पहुंचने के बाद एक और स्टेप बाकी है उसके पास, तो वो फिर से 8 डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 8 × 8। वैसे ही अगर उस घोड़े के पास 3 स्टेप्स हैं तो पहले 8 डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है, उसके बाद फिर से 8 डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है, उसके बाद फिर उसके पास 8 डिफरेंट ऑप्शन हैं जाने के लिए। तो 8 × 8 × 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर घोड़े के पास k स्टेप्स हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 8 का पावर k। तो अब हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो मिल गए, हमें प्रोबेबिलिटी के लिए क्या चाहिए था, वैलिड आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमें ऐसे ही मिल गए डायरेक्टली, 8 का पावर नंबर ऑफ स्टेप्स।
अब टोटल आउटकम्स हमें क्या मिले, 8 का पावर नंबर ऑफ स्टेप्स, वो उस घोड़े के पास कितने स्टेप्स हैं, वो कितने स्टेप चल सकता है। अब हमें निकालना है वैलिड आउटकम्स। तो वैलिड आउटकम्स में के लिए हम ब्रूट फोर्स मेथड लगाएंगे, हम सारे पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे और उसमें से देखेंगे वैलिड कितने हैं। सेम डॉक्टर स्ट्रेंज का एग्जांपल, उन्होंने सारे पॉसिबल आउटकम्स देखे थे और उसमें से देखा था कि एक ही ऐसे वैलिड आउटकम है जिसपे एवेंजर्स थैनोस को हरा देंगे। तो चलिए हम भी वही काम करते हैं। तो चलिए हम कोड पे आते हैं, तो अब हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारा कोड लिखा हुआ है और चलिए समझते हैं कोड को। तो सबसे पहले हमने टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैलकुलेट कर लिया, 8 का पावर नंबर ऑफ स्टेप्स, राइट। और अब हमें वैलिड आउटकम्स फाइंड आउट करने हैं। तो वैलिड आउटकम्स फाइंड करने के लिए मैंने एक नया फंक्शन बना दिया है, फाइंड इन बोर्ड काउंट, और हम उसे कॉल करेंगे। हम उस फंक्शन को क्या क्या पास करेंगे, बोर्ड का डायमेंशन, नाइट का पोजीशन जो है इनिशियल वो, लाइक एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन, और नंबर ऑफ स्टेप्स जो नाइट के पास है। तो ठीक है, इस फंक्शन में हम आते हैं, हम ट्राई करते हैं वैलिड आउटकम्स फाइंड करने का। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि चलो ठीक है, हमारा वैलिड आउटकम 0 है, उसे हम लाइक बाद में इंक्रीमेंट करेंगे, बट स्टार्ट वैल्यू 0 है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जहां पे ये नाइट है वो इनसाइड द बोर्ड है या आउटसाइड है, आई मीन वो वैलिड स्लॉट में है या नहीं। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि जो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वो 0 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, और जो चेस्ट का डायमेंशन है उससे छोटा होना चाहिए। सिमिलरली वाई जो है, वाई कोऑर्डिनेट 0 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, और जो साइज है हमारे चेस बोर्ड का उससे कम होना चाहिए। अगर तो इसका मतलब अगर वो चेस बोर्ड के अंदर है तो वो वैलिड स्लॉट है, अदरवाइज इनवैलिड स्लॉट है। सबसे पहले हमने देखा कि अगर वो वैलिड स्लॉट है तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो वैलिड स्लॉट नहीं है तो ये जो पूरा पार्ट है ये रन नहीं करेगा और काउंट 0 का 0 रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो चलिए ठीक है, अगर किसी एक वैलिड पोजीशन पे है मेरा हॉर्स, तो हम देखेंगे कि उसके पास नंबर ऑफ स्टेप्स बाकी है कि नहीं। आप इस लाइन को इग्नोर करो, लाइन 12 13 को, उसको हम बाद में देखेंगे। आप लाइन 15 पे आओ। अब हम देखेंगे कि उस हॉर्स के पास लाइक एक भी स्टेप चलना बाकी है कि नहीं। अगर नहीं बाकी है, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जो हॉर्स है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। और अगर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है और हमने ऊपर ये भी चेक कर लिया कि वो जो डेस्टिनेशन है वो वैलिड है, तो हम डायरेक्टली रिटर्न 1 कर देंगे। रिटर्न 1 मतलब उस पोजीशन को हम एक वैलिड पोजीशन मानेंगे। तो वही हम रिटर्न 1 कर रहे हैं कि हमारे पास एक वैलिड पोजीशन मिल गया हमको। तो वो तो ठीक है। अगर वैलिड पोजीशन नहीं है, मतलब वो वैलिड पोजीशन है लेकिन ये हॉर्स का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, उसको आगे चलना है, उसके पास और स्टेप्स हैं, तो हम क्या करेंगे, चल के देख लेंगे। तो हमने देखा था कि जो हॉर्स है वो 8 डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसके पास 8 पॉसिबल आउटकम लाइक चॉइसेस हैं। तो हम हर जगह जाके देख लेंगे। तो यही है ब्रूट फोर्स। हमने देखिए सारे जो 8 पॉसिबल मूव्स थे वो करके देख लिया। हम लाइक एक्स और वाई का वैल्यू चेंज कर रहे हैं फॉर लाइक वन ऑफ इट्स चॉइस, और जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो एक से घटा दे रहे हैं, क्योंकि हॉर्स एक बार चल गया आगे तो उसका एक स्टेप कम हो जाएगा। तो वही बात है, हम सारे 8 डायरेक्शन में जाके देख रहे हैं और उनका वैल्यू इस काउंट वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। तो हमने लाइक टॉप में जाके जितने आउटकम्स हैं उसको काउंट में डाला, हमने लाइक इस डायरेक्शन में जितना आउटकम है उसको काउंट में ऐड किया, और बाकी डायरेक्शन में भी जितना आउटकम्स है सबको, सारे पॉसिबल जो आउटकम्स हैं उनको हमने काउंट में वैल्यू में डाल दिया, और लास्ट में उसी काउंट को हमने रिटर्न कर दिया। तो ये था सिंपल सा फंक्शन। फंक्शन देखिए बहुत बड़ा नहीं है, अगर आपने डीबी का क्वेश्चन पहले किए होंगे तो आप समझ जाओगे क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इस प्रॉब्लम में क्या है ना, आप ब्रूट फोर्स लगा रहे हो तो जो वैल्यूज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स दिख रहा है, ठीक है, सारे पॉसिबल टाइमलाइंस, तो लाखों करोड़ों पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, तो इतना टाइम लगेगा हमें। तो इसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं थोड़ा सा। कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, अगर एक लाइक हम कुछ कैलकुलेशन कर चुके हैं तो उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि हमें फिर से कैलकुलेट ना करना पड़े। और इसीलिए हम एक ये वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर ले रहे हैं, 3D वेक्टर। 3D वेक्टर को हमने पास किया इस फंक्शन में, फाइंड इन बोर्ड काउंट में, और देखा कि लाइक इस 3D वेक्टर में बाय डिफॉल्ट वैल्यूज -1 है। तो अगर -1
वैल्यू है पहले से, तब तो इसका मतलब हमने कैलकुलेट नहीं किया है। बट अगर -1 वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब हमने वो वैल्यू पहले कैलकुलेट किया था, तो हमें फिर से सारे डायरेक्शन में जाके देखने की जरूरत नहीं है। हम एक बार कैलकुलेट किया है तो डायरेक्टली वही रिटर्न कर देंगे। इसे कहते हैं मेमोइजेशन। तो ये कर रहे हैं हम लोग डायरेक्टली उस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए, उस नंबर ऑफ पोजीशन के लिए अगर हमने वैल्यू स्टोर किया हुआ है तो डायरेक्टली वही रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं स्टोर किया है तब जाके हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसको वापस से उस टेबल में स्टोर कर देंगे, ताकि फ्यूचर में अगर उस प्लेस पे हम पहुंचे तो हमें फिर से कैलकुलेट ना करना पड़े और डायरेक्टली हम इसको रिटर्न कर सकें। तो यही हम कर रहे हैं और उसके बाद इसको रिटर्न कर देना डायरेक्टली। तो यही था हमारा सिंपल सा लॉजिक। और मे बी आपको अभी समझ में ना आए, बट आप अगर इससे प्रैक्टिस करते हो, ऐसे 2-3 क्वेश्चन बनाते हो, तो आपको समझ में आने लगेगा। और डीपी के क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं इंटरव्यूज में, तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। और आप करते रहो, बढ़ते रहो। आप कुछ दिन ट्राई करोगे तो आपको ये बहुत सिंपल लगने लगेगा। तो थैंक यू। और होपफुली आपने कुछ समझा होगा। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।